मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सभी लोग ठीक ही होंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। अब अपन आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद अपन आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक है कि इलेट लिगेंड क्या होते हैं? इलेट लिगेंड क्या होता है? देखिएगा, बहुदंशुक लिगेंड होते हैं। ठीक है, बहुदंशुक लिगेंड मतलब जिनमें एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु पाए जाते हैं। एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुदंशुक लिगेंड जिनमें एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, यही कहते हैं जिनमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, वो लिगेंड अपने दाता परमाणुओं का उपयोग केंद्रीय धातु परमाणु के साथ ऊपर सहसंयोजक बंध बनाने में करता है। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उप सहसंयोजक बंध बनाने में करता है। ठीक है, अब जब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बनाएगा, उप सहसंयोजक बंध बनाएगा, तो वहां पर एक वलय का निर्माण होता है। इसका एक वलय का निर्माण होता है और वो वलय इलेट वलय कहलाती है। और ऐसे लिगेंड क्या कहलाएंगे? इलेट लिगेंड। ठीक है, तो परिभाषा क्या लिखेंगे अपन? बहुदंशुक लिगेंडों में दो या दो से अधिक दाता परमाणु, बहुदंशुक लिगेंड अपने दो या दो से अधिक दाता परमाणुओं का उपयोग केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उप सहसंयोजक बंध बनाने में करता है, जिसके कारण एक वलय संरचना का निर्माण होता है। वो वलय संरचना इलेट वलय कहलाती है। जैसे ईएन है, ईएन एथिलीन ईएन द्विदंशुक लिगेंड है। अब इसका अपन किसी धातु परमाणु के साथ समतुल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? जैसे कॉपर के साथ हम बनाते हैं, प्लेटिनम के साथ बनाते हैं, CuEn का ऑल ट्वाइस और ये +2, ये समतुल बन गया। अब इससे आप वलय बना देंगे। केंद्रीय धातु परमाणु कॉपर है, तो यहाँ आप लिखते हैं Cu। ठीक है, कॉपर। En एथिलीन डाइमीन है, तो देखें CH2 यहाँ लिखते हैं आप NH2। ठीक है, और ये NH2 ठीक, तो आप ऐसे लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। H2N और H2N। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन परमाणु या दाता परमाणु का कार्य करेगा, तो नाइट्रोजन इस कॉपर के साथ में उप सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेगा। ये ऐसे ही दूसरा NH2 CH2, तो कितने हैं? दो है, NH2 CH2। ठीक है, ये एक जो वलय संरचना बन गई, जो आवेश है वो ऊपर लिख देंगे +2। ठीक है, ये क्या बन गई? इलेट वलय बन गई। तो यार इलेट लिगेंड कौन है? En। ठीक है, ऐसे दूसरा द्विदंशुक लिगेंड आप ऑक्सीलेटो ले सकते हैं। क्या ले लें? ऑक्सीलेटो। देखें FeOH का ऑल साइड और इस पर क्या लगाएंगे? 3-। ठीक है, क्लियर? अब देखें इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, तो Fe केंद्रीय धातु परमाणु होगा। ठीक है, यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? Fe। अब आप देखें वो एक ऑक्सीलेटो की स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ देखिएगा, ऑक्सीलेटो CO। ठीक है, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O माइनस, तो ये इसके साथ एक सहसंयोजक बंध बना लेगा, जो ऑक्सीजन भी इसके साथ एक सहसंयोजक बंध बना लेगा। ठीक है, दूसरी ऐसे ही O और ये O, इसको जोड़ में आप
C, ठीक है, डबल बॉन्ड O और ये आपस में इस पर माइनस है, इस पर भी माइनस, तो एक उत्सर्जक बंध ये बना लेगा, एक उत्सर्जक बंध ये बना लेगा, ऑक्सीलेट, ठीक है। ऐसे ही O और ये O माइनस ये माइनस, तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, एक उत्सर्जक बंध ये बनाएगा, एक उत्सर्जक बंध ये, ठीक, क्या बन गई है, कीलेट वलय बन गई, ठीक है, क्या बन गई, कीलेट वलय। और जो चार्ज है, आवेश है, V माइनस यहाँ लिख देंगे 3, तो OH ऑक्सीलेटो कितने 3, तो 3 अणु ऑक्सीलेटो के जोड़ दिए, क्लियर। तो ये क्या कहलाएगी, कीलेट। आप यहाँ ध्यान देना, तो कीलेट लिगेंडों से बनने वाली वलय है, कीलेट लिगेंडों से बनने वाली वलय एक तंतु लिगेंडों से बनी वलय की तुलना में अधिक स्थायी होती है, ठीक है, अधिक स्थायी होती है। इसके अलावा प्रकृति में 5 या 6 सदस्यीय वलय, प्रकृति में पाए जाने वाली 5 या 6 सदस्यीय वलय अधिक स्थायी होती है, ठीक है। जब कीलेट वलय का निर्माण होता है, कीलेट वलय का निर्माण होता है, तो एल अवस्था में वृद्धि होती है, एल अवस्था में वृद्धि होती है। इसका मतलब एल अवस्था वृद्धि का मतलब एंट्रोपी का मान बढ़ता है, क्या बढ़ता है, एंट्रोपी बढ़ती है। और जब एंट्रोपी बढ़ेगी तो एंथैल्पी और स्थायित्व के मानों में भी वृद्धि होती है, यहाँ स्थायित्व भी बढ़ता है, ठीक है, स्थायित्व भी बढ़ता है। जितनी ज्यादा एंट्रोपी होगी स्थायित्व उतना ही ज्यादा होता है। अब एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी आपने थर्मोडायनामिक्स ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, किसी भी निकाय की एक अवस्था की माप क्या कहलाती है, एंट्रोपी कहलाती है। तो जब इस वलय का निर्माण होता है तो एक अवस्था बढ़ती है, अर्थात एंट्रोपी के मान में वृद्धि होती है, जिससे स्थायित्व भी बढ़ता है, क्लियर। ये छोटा सा टॉपिक था कीलेट लिगेंड का, ठीक है। अब आप यहाँ एक छोटा सा टॉपिक और देख रहे हैं, इसमें एक होता है हेटेरोलैक्टिक संकुल और एक होता है होमोलैक्टिक संकुल। देखिए होमोलैक्टिक संकुल होमोलैक्टिक संकुल एवं हेटेरोलैक्टिक संकुल, ठीक है। छोटा सा भाग, छोटा सा टॉपिक देखिएगा। यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, एक एग्जाम्पल लिखा है FeCN का होल 4 माइनस, दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है Fe, अभी लिखा था OX का होल 3 माइनस, और N लिखा है CuEN का होल 2 प्लस, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। और दूसरे प्रकार के एग्जाम्पल है CONH3 का होल 4 Cl2 प्लस, दूसरा है CrEn का होल 2 Cl2 प्लस, तीसरा एग्जाम्पल है PtNH3 का होल 2 Cl4, क्लियर। अब इन एग्जाम्पलों को आप देखें कि दोनों प्रकार के जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ
केंद्रीय धातु परमाणु देखिएगा, यहाँ Fe है, यहाँ पे Fe है, यहाँ कॉपर है। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में यहाँ पर Cn जुड़ा है साइनो, यहाँ केवल ऑक्सीडेटो जुड़ा हुआ है, यहाँ केवल En एथिलीन डाइएमीन जुड़ा हुआ है। मतलब इस समन्वय मंडल में, इसमें समन्वय मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु से प्रत्येक संकुल यौगिक में समन्वय मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु से केवल और केवल एक प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं। एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े, आप देखिए Cn है, ऑक्सीडेटो और En है। लेकिन इन संकुलों में देखें आप NH3 भी जुड़ा हुआ है, Cl2 भी जुड़ा हुआ है, En भी जुड़ा है, Cl2 भी है, या क्लोरीन भी और NH3 भी है। ये मतलब एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित है। इन संकुलों में एक ही प्रकार के लिगेंड है और इन संकुलों में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित है। तो ध्यान देखिएगा, होमोलैक्टिक संकुल और हेटेरोलैक्टिक संकुल की अपन बात करें तो ऐसे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से एक ही प्रकार के लिगेंड उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। फिर सुनना, ऐसे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक ही प्रकार के लिगेंड उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। देखिए यहाँ Pn या ऑक्सीडेटो या एथिलीन है, क्या कहलाते हैं? होमोलैक्टिक संकुल कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? होमोलैक्टिक संकुल कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर? ऐसे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में एक से अधिक प्रकार, यहाँ कितने प्रकार है? 2 प्रकार। मतलब कोबाल्ट के साथ 4 NH3 और 2 Cl2 जुड़े हुए हैं, यहाँ क्रोमियम के साथ 2 En और 2 Cl2 जुड़े हैं, या प्लेटिनम के साथ में 2 NH3 और 4 क्लोरीन जुड़े हैं। तो ऐसे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, हेटेरोलैक्टिक संकुल कहलाते हैं। क्लियर, समझ में आ गई? कहाँ देखेंगे आप ये लिगेंड? समन्वय मंडल में। बाहर प्रति आयन की अपन बात नहीं कर रहे, आयन मंडल की अपन बात नहीं कर रहे। कहाँ देखते हैं आपको? समन्वय मंडल में एक ही प्रकार के लिगेंड अगर जुड़े हैं केंद्रीय धातु परमाणु से तो वो होमोलैक्टिक संकुल होगा। अगर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हैं तो वो हेटेरोलैक्टिक संकुल होगा। क्लियर? क्लियर? ठीक। अब पढ़ते हैं उपसहसंयोजक यौगिकों का उपसहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? उपसहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण। ठीक है, अपन ने 11th क्लास में भी IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा, नामकरण पढ़ा, लेकिन वो उपसहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण नहीं, इनका नाम थोड़ा सा अलग प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं? नियम देखिए, नियम आपको पता होना चाहिए और ये आपको याद भी रखना है। नियम अगर याद नहीं होंगे तो फिर आप नामकरण नहीं कर पाएंगे या फिर गलत नामकरण करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप नियमों को ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें और फिर नामकरण करें। इसके लिए पहले आपको लिगेंडों का नाम और उनका पाए जाने वाला आवेश भी पता होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि लिगेंडों का नाम, उन पर कौन सा आवेश पाया जा रहा है, एक तंतु के, द्वितंतु के, त्रितंतु के, उसी हिसाब से आपको याद रखना। ठीक है, तो देखिएगा उपसहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण में अपन जब देखते हैं तो जब नामकरण करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? बनायन का नाम लिखेंगे। बनायन का नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे?
धनायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद भी ऋणायन का नाम लिखा जाता है। नियम ध्यान से सुनना, धन आयन का नाम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। अब आप एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे यहाँ लिखा आपने K4 FeCN का होल, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अगर ये नहीं हो, ये आयन मंडल है, ये समन्वय मंडल है, अगर इसको मैं यहाँ से हटा दूं या फिर यहाँ से हटा दूं तो यहाँ 4 माइनस लगा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ K3 लिखते हैं अपन तो भी चलेगा, अगर K3 को हटाऊंगा तो यहाँ -3 लगा देंगे, ठीक है। देखिएगा ये K3, अब यहाँ पर जब इसका आप माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, 3K प्लस FeCN का होल 3 माइनस, ये आप माइनस कर दें। तो इसमें धनायन कौन है, K प्लस, ठीक है। धनायन कौन है, पोटेशियम है, क्लियर। तो सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे अपन, नामकरण लिखेंगे, नामकरण करेंगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, संकुल यौगिक में उपस्थित धनायन का, ठीक है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, धनायन की संख्या कभी नहीं लिखेंगे, संख्या को कभी नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ 3 है, K3 है या K4 है या सोडियम Na2 हो, ठीक है, K3 है या K4 आ जाए यहाँ या बाहर Na2 आ जाए, तो ये संख्या को नहीं लिखेंगे, 2 4 और इसके बारे में लिखेंगे ट्राइपोटेशियम है, टेट्रापोटेशियम है, डाइसोडियम नहीं, केवल और केवल इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम, क्लियर, या सोडियम। संख्या को कभी भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, धनायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद में ऋणायन का नाम लिखेंगे, ठीक है। धनायन की संख्या कभी भी नहीं लिखेंगे, क्लियर, पहली बात। अगर संकुल में धनायन नहीं है, जैसे मान लो यहाँ ये कंपाउंड दिया आपको 3 माइनस, अब इसमें धनायन नहीं है तो नहीं लिखेंगे, फिर अगर धनायन नहीं है तो नहीं लिखेंगे नाम उसका। ये नहीं समय बोला था कि धनायन का नाम लिखते हैं, अब धनायन का नाम नहीं है, तो धनायन है ही नहीं है तो नाम कहाँ से लाएंगे, इसलिए धनायन का नाम तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर संकुल में धनायन है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं, ठीक है, क्लियर। अब दूसरी चीज ये रह गई, समन्वय मंडल रह गई अपने पास, ये पूरा समन्वय मंडल है, और इस समन्वय मंडल में धातु परमाणु के साथ में एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़ सकते हैं या एक से अधिक प्रकार के लिगेंड जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो समन्वय मंडल का जब नामकरण करेंगे तो पहले लिगेंडों की संख्या लिखेंगे, ये संख्या, ये क्या लिखेंगे, संख्या, और संख्या लिखने के बाद क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे, पहले संख्या लिखेंगे फिर नाम लिखेंगे। जैसे डाई है तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। जैसे यहाँ CN कितने है तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हेक्सा और इसका नाम लिखेंगे साइनो, हेक्सा साइनो, क्लियर, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, समन्वय मंडल में उपस्थित लिगेंड की संख्या और उसके बाद लिगेंड का नाम लिखते हैं। अगर एक ही प्रकार के, ध्यान से सुनना, एक ही प्रकार के लिगेंड 2 या 2 से अधिक हो तो फिर किसका उपयोग करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा का, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा का उपयोग करेंगे उसके नाम से पहले, जैसे बताया संख्या लिखेंगे और संख्या के बाद उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। अगर समन्वय मंडल में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट लाइन है, समन्वय मंडल में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित है
तो लिगेंडों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखा जाएगा। क्या बोला? अगर समन्वय मंडल में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित हैं, जैसे यहां लिखूं मैं COCl3 और NH3 का ऑक्साइड, ये लिखिए। अब यहाँ दो प्रकार के लिगेंड होंगे, Cl और NH3। तो जब समन्वय मंडल में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित हैं, तो लिगेंडों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखा जाएगा। इसका मतलब जो लिगेंड अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जैसे क्लोरीन है, ऋणाविष्ट लिगेंड है तो क्या लगाएंगे? वो लगाएंगे CHLORO, क्लोरो लिखेंगे। और यहाँ AMINE, एमीन। अब कैसे देखेंगे? तो क्लोरो का C और एमीन का ए देखना। ए और सी में से पहले कौन आएगा? ए आता है, ABCD अल्फाबेट क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला। तो पहले इसका नाम लिखेंगे, किसका? NH3 का एमीन, उसके बाद क्लोरो लिखेंगे। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखते हैं। लिगेंडों का नाम लिखने के पश्चात धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। धातु परमाणु का नाम, और धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद में धातु की क्या लिखते हैं? धातु की ऑक्सीकरण संख्या लिख देते हैं, जिसमें रोमन में, ये यह नया है, तब रोमन में लिखते हैं। रोमन मतलब जैसे किसी धातु की ऑक्सीजन संख्या +2 है तो क्या लिखेंगे? +2 को सेकेंड। अगर +3 है तो क्या लिखेंगे? थर्ड। अगर +4 है तो क्या लिखेंगे? फोर्थ लिख देंगे। अगर +1 है तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट लिखेंगे। और इसको छोटे कोष्ठक में बंद कर देंगे। क्लियर? अगर संकुल के बाद आयन मंडल में कोई आयन है तो उसका नाम लिख देंगे, और नहीं तो हम ये लिखने के बाद में ऑक्सीजन संख्या लिखने के बाद में लिख देंगे आयन। क्लियर? अब यदि संकुल कैसा है? धन आवेशित है। कैसा है संकुल? संकुल अगर धनावेशित है, उदासीन या धन आवेशित है, तो धातु परमाणु का नाम जो है वही लिखा जाएगा सामान्य नाम के अनुसार। जैसे इसको ऐसे Fe है तो इसको क्या लिख देंगे? आयरन लिख देंगे। CO है तो क्या लिख देंगे? कोबाल्ट लिख देंगे। ठीक है, Pt है तो प्लेटिनम लिख देंगे। Ag है तो सिल्वर लिख देंगे। ठीक है, और निकेल Ni है तो निकल लिख देंगे। कब? जब समन्वय मंडल कैसा है या संकुल कैसा है? धन आवेशित या उदासीन। ठीक है, धन आवेशित या उदासीन है तो जैसा नाम है वास्तविक नाम उसका लिख देंगे, उसका धातु का वास्तविक नाम लिख देते हैं। लेकिन यदि समन्वय मंडल ऋण आवेशित है या संकुल कैसा है? ऋण आवेशित, तो फिर धातु के नाम के साथ में क्या लगाएंगे? एक शब्द जोड़ेंगे। एक कैसे? अब आयरन में इस करके क्या लिखेंगे? फेरस में क्या जोड़ेंगे? एक, तो क्या बनेगा? ये फेरेट। कोबाल्ट में एक जोड़ेंगे, कोबाल्ट +1, तो क्या बनेगा? कोबाल्टेट। ठीक है, ऐसे प्लेटिनम में जोड़ेंगे तो प्लेटिनेट। सिल्वर में कौन आएंगे? फिर सिल्वर में लेकर के क्या लिखेंगे? फिर अर्जेंटम।
अर्जेंटेट, ठीक है। अर्जेंटम में क्या जोड़ेंगे, एट जोड़ेंगे, क्या लिखेंगे अर्जेंटेट। निकल में एट जोड़ेंगे तो निकलेट। क्रोमेट, ठीक है, क्रोमियम में एट जोड़ेंगे तो क्रोमेट बनेगा। क्लियर। तो अगर धन आवेशित संकुल है तो धातु का नाम सामान्य नाम के अनुसार या वास्तविक नाम उसका लिख देंगे। अगर संकुल ऋण आवेशित है, ऋण आवेशित है, तो धातु के नाम के साथ में क्या लगा देंगे, एक शब्द लगा देंगे। क्लियर। क्लियर। एक और नियम आप सुने, यदि किसी लिगेंड में, लिगेंड के नाम में, यदि किसी लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा आ रहा हो या उपस्थित हो, जैसे अपन EN लिखते हैं तो इसका नाम क्या लिखते हैं, एथिलीन डाई एमीन, ये लिखते हैं। अब इसमें पहले से डाई आ रहा है, DMG का नाम चलेगा अपना डाई मेथिल ग्लाइऑक्सिन, ये लिखा। ऐसे ही एक ये लिखा था मैंने CPS3 ट्राइफेनिल फास्फेन, ये ऐसे कुछ लिगेंड है जिनके नाम में पहले भी डाई ट्राई टेट्रा, इसमें भी डाई आ रहा है, इसमें ट्राई आ रहा है। तो फिर जब पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा उपस्थित है और इनकी संख्या एक से अधिक आती है तो फिर अपन डाई ट्राई टेट्रा का उपयोग नहीं करेंगे। फिर किसका उपयोग करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा का उपयोग ले करके अपन दो है संख्या कितनी है, दो, तो 20 का उपयोग करेंगे, 20 लगा देंगे। 3 है तो 30 लगाएंगे, 4 के लिए टेट्रा के, 5 के लिए पेंटा के और 6 के लिए हेक्सा का उपयोग कर लेंगे। अगर लिगेंड कितना है, 2, तो 20, 3 है तो 30, 4 है तो पेंटा के, 5 है तो पेंटा के और लिगेंड की संख्या 6 है तो हेक्सा का उपयोग करेंगे। ठीक है। क्लियर। अब देखिए ये सारे के सारे क्या हैं, नियम हो गए। अब आपके सामने समस्या है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि ये ऋण आवेशित है या धन आवेशित है। तो देखिए एक एग्जांपल लिखें, NiCN का ऑल 4 2 माइनस, और लिख रहा है पूरा इस धातु परमाणु के केवल और केवल एक ही प्रकार के लिगेंड CN कैसा है, ऋण आवेशित होता है। CN कैसा, ऋण आवेशित होता है। और तो यह नहीं है भाई पूरा संकुल कैसा हो गया, ऋण आवेशित संकुल हो गया। ठीक है। अब इसका जब नाम लिखो तो मैंने नाम लिखने के लिए आपको बताया है, देखिएगा क्या नियम है, क्या तरीका लिखे हैं अपन। आउटलाइन के द्वारा समझेंगे, एग्जांपल को अपन थोड़ी देर में लेते हैं। आउटलाइन समझे कि अपन धन आवेशित या उदासीन समन्वय मंडल का नामकरण करें, का नाम लिखें तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, धनायन तो लिखना ही लिखना है, धनायन का नाम तो लिखना ही है। तो पहले धनायन का नाम ये तो लिखना ही लिखना है सभी में। ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या। ठीक है। लिगेंड की संख्या के बाद में लिगेंड का नाम लिख देंगे। लिगेंडों का अगर एक से अधिक है तो अलग अलग लिखेंगे, एक ही है तो जैसा भी है लिगेंडों का नाम। ठीक है।
फिर लिगेंड के नाम में लिगेंड के जितने भी लिगेंड नाम के सबके नाम लिखने के बाद अल्फाबेट क्रम में लिखेंगे, अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में धातु का नाम लिख देंगे, धातु का नाम ये आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगी धातु की ऑक्सीकरण संख्या, किसमें? रोमन में, ठीक है, रोमन में धातु की ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे, किसमें लिखेंगे? ऑक्सीकरण संख्या रोमन में। और जो भी इसके बाद कोई कंपाउंड आयन दे रखा लिगेंड जुड़ा हुआ है तो उसका नाम लिख देंगे, नहीं तो इसके बाद में आयन लिख देंगे। क्लियर? अब अगर रहेगा आप इसके समन्वय मंडल की बात करें, समन्वय मंडल का नाम लिखें तो क्या लिखेंगे? धनायन का नाम तो आएगा ही, तो पति में आएगा, इसको तो हटाइए, पति में आएगा तो क्या लिखेंगे? लिगेंड की संख्या, पहला, ठीक है। दूसरा, लिगेंड की संख्या के बाद लिगेंडों का नाम, फिर लिगेंड के नाम के बाद में क्या लिखेंगे? धातु का नाम। अब यह ध्यान देना, अभी बताया था कि ऋणावेशित लिगेंड हो, ऋणावेशित समन्वय मंडल का नाम लिखते हैं तो धातु के नाम के साथ में जुड़ेंगे प्लस एक जोड़ेंगे, ठीक है। फिर धातु की ऑक्सीकरण संख्या, इसमें रोमन में, ठीक है। और इसके बाद जो भी है वो आगे। क्लियर? अभी एग्जांपल अपन ले रहे थे, देखिएगा NiCN का होल 4 और यहाँ लिखा हमने 2 ये ऋणावेशित लिगेंड है CN और ऊपर भी ऋणावेश है, तो कुल मिलाकर एक ऐसी समन्वय मंडल हो गया ऋणावेशित। अब इसका नाम लिखें, देखो इसके अनुसार लिगेंड की संख्या का मतलब ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टेट्रा, लिगेंड की संख्या लिख दी। फिर लिगेंड का नाम, लिगेंड कौन है? साइलो, तो टेट्रा साइलो, ठीक है। फिर धातु का नाम क्या है? निकेल, धातु का नाम निकेल, और साथ में क्या लगाएंगे? 8, तो क्या बन गया? निकलेट, निकलेट, ठीक है। फिर धातु का ऑक्सीकरण तो कितना है इसमें? सेकेंड। अब अगर यहाँ कोई और लिगेंड जुड़ा हो तो उसका नाम जो है वो लिखने के लिए संख्या कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। क्लियर? नहीं तो आप इसमें तो है नहीं है, क्या लिख देंगे इसके बाद? और ये इस संकुल का क्या हो गया? नाम। अब इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल अपन लेंगे, ठीक है। देखिए केसरी एसिड केन का होल 6, उसका नाम आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले धनायन का नाम लिखते हैं तो यहाँ धनायन क्या लिखेंगे? संख्या कभी नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। क्या लिखेंगे? पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। फिर लिगेंड, इसी प्रकार के लिगेंड, तो लिगेंड क्या लिखेंगे? संख्या, पोटेशियम हेक्सा, हेक्सा क्या है? साइनो, हेक्सा साइनो। अब ये ऋणावेशित समन्वय मंडल है, केवल एक CN जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? हेक्सा साइनो। आयरन में लेकर क्या लिखेंगे? फेरेट, रीड लगाएंगे ऋणायन के साथ में, तो फेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 3rd, ये लिख देंगे 3rd। क्लियर? ये इसका नाम हो गया, ठीक है। हेक्सासाइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 3rd, ऐसे इसका लिखें तो क्या होगा? इसका भी पोटेशियम
पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड। यहाँ ऑक्सीजन संख्या कितनी है +2। इसमें देखें इसमें क्या है सोडियम एक ही है और ज्यादा भी होते तब भी अपन क्या लिखते हैं सोडियम। सोडियम AgCl का ऑल्टो है तो डाइसाइनो आर्जेंटेट और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका फर्स्ट +1 है। मैंने डिसाइड किया तो ऑक्सीजन अंक निकालना ठीक है। यहाँ फिर पोटेशियम आया पोटेशियम। अब देखो यहाँ दो प्रकार के लिगेंड है क्लोरो और एमीन। तो एमीन का एक पहले आता है क्लोरो के पीछे तो क्या लिखेंगे पोटेशियम एमीन ट्राइक्लोरो प्लेटिनेट कितना सेकंड है क्लियर प्लेटिनेट सेकंड। यहाँ NH3 एक है क्लोरीन 3 है ठीक। तो एनालिसिस की संख्या ज्यादा है। इधर देखें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आया हुआ है बोर्ड के बाद आरबीएससी बोर्ड में। क्या लिखेंगे मरकरी Hg क्या लिखेंगे इसको मरकरी। और यहाँ पर ये ध्यान देना कि जो मरकरी है यहाँ +2 ऑक्सीजन अवस्था में है ठीक है +2 ऑक्सीजन अवस्था में है तो बराबर से बाहर है +2 ऑक्सीजन अवस्था में। क्या लिखेंगे मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो और कोबाल्टेट और यानी देंगे सबके साथ में आयन यहाँ भी लिखेंगे आयन ठीक है। फिर अगला देखें CO6 और मैंने तुम्हें बताया था जब एक NiCO4 का एग्जांपल लिया था कि ये धातु कार्बोनिल कंपाउंड है और ये धातु कार्बोनिल कंपाउंड में धातु परमाणु सीधा कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है और इसमें धातु परमाणु की ऑक्सीजन अवस्था सदैव क्या रहेगी शून्य रहती है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट शून्य ठीक है। इसमें देखें COCl ONO और En का ऑल्टो है। अब इसमें लिगेंड कितने 1 2 3 लिगेंड है ठीक है। तो क्या पहले देखें क्या लिखेंगे ये Cl है क्लोरो पीछे शुरू होगा ONO मैंने आपको बताया था उभयनिष्ठ लिगेंडों में एक होता है NO2 नाइट्रो और एक होता है ON डबल बॉन्ड नाइट्रेटो या नाइट्राइटो ठीक है। यहाँ नाइट्रो से बॉन्ड बना रहा है और यहाँ ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा ठीक है। तो ये उभयनिष्ठ लिगेंडों में आएगा और ये EN एथिलीन डाइमीन E से शुरू होगा। तो पहले क्या लिखेंगे क्लोरो लिख दिया क्लोरो। अब क्लोरो के बाद में देखो ये नाइट्रेट तो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा क्योंकि अल्फाबेट अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ जो कहा था एथिलीन डाइएमीन है इसके नाम में क्या आ रहा है डाई आ रहा है। तो अपन यहाँ किसका उपयोग करेंगे दो के लिए विष का उपयोग करेंगे बताया था। तो क्लोरो विष क्या है विष दो के लिए आया है विष और इसका नाम क्या लिखेंगे कोष्टक में एथिलीन। विष कौन है विष है एथिलीन डाइएमीन और कोष्टक बंद कर देंगे। फिर लिखेंगे नाइट्रेटो
उसके बाद लिखेंगे अपन कोबाल्टेट, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? थर्ड, कोबाल्ट थर्ड, तो यहाँ लिख देंगे आयन, कोबाल्ट थर्ड आयन लिख देंगे। ठीक है, क्लियर? ये कुछ एग्जांपल है, आप लोगों को समझ में आया होगा। जो चीज अगर प्रॉब्लम कर रही है तो आप फिर पूछ सकते हैं, ठीक है, इसी टॉपिक में। क्लियर? और एग्जांपल लेंगे अब